भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट के प्रीवियस पेपर हैं, हम उनका सॉल्यूशन कर रहे थे और आपको पता है हम सीडीपी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि 8 दिसंबर 2019 को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी 30 क्वेश्चन 30 प्रश्न बाल विकास के थे हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब उसमें 30 प्रश्न जो पर्यावरण अध्ययन के हैं इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए हैं वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वीडियो का टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं, ईवीएस को हम डिस्कस करते हैं। ये प्रश्न आपका पहला ही ईवीएस में पूछा गया था जो कि टाइमिंग से रिलेटेड था, जिसमें बोला गया था कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नगर कोइल यानी कि केरल में है और ये गुजरात में है, तो गुजरात से केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 7:45, अब शाम के 7:45 को क्या बोलते हैं 19:45 है ना, बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 सुबह के 11:45 बजे नगरोइल पहुंची, है ना। तो यदि सूरत से नगर कोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी दी गई है 2120 किलोमीटर 2120 किलोमीटर, तो यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। अब यहां पर एक समय दिया गया है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया गया है दूरी, तो ये डिस्टेंस आपको दिया गया है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप इसको कर दें तो यहां पर चाल यानी कि स्पीड निकल आएगी, है ना। स्पीड हमें निकालनी है, हमारे पास डिस्टेंस है यानी कि दूरी है, टाइम यानी कि समय हमको निकालना है। तो समय देख लेते हैं। तो 29 नवंबर को ये ट्रेन शुरू हुई है 7:45 को और ये 1 दिसंबर को 11:45 पर पहुंची है। अब इसको देखिए, 29 नवंबर से 30 नवंबर तक, 30 नवंबर 1945 तक कितने घंटे हो गए 24 घंटे, है ना। और 1 दिसंबर, जैसे 30 का महीना होता है नवंबर, 31 का नहीं होता है, तो 29 से 30 और 30 से 1 तारीख को कितने घंटे और हो गए 24 घंटे। टोटल कितने घंटे हो गए 48 घंटे। लेकिन यहां पर ये बोल रहा है कि वो सुबह ही 11:45 पर पहुंच गई है। ऐसा नहीं है कि शाम को 7:45 बजे या फिर 7:45 पर पहुंची हो, वो सुबह ही 11:45 पर पहुंच गई है। तो ये जो 48 घंटे हैं ये हो रहे हैं आपके 7:45 पर और हमको ये माइनस करना है कि ट्रेन पहले ही पहुंच गई है 11:45 पर। तो 11:45 से लेकर 12:45, 1:45, 2:45, 3:45 से लेकर 7:45 तक कितने घंटे हो गए 8 घंटे, यानी कि 8 घंटे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो 8 घंटों को माइनस कर देंगे, टोटल कितने घंटे बचे हमारे पास 40। तो घंटे हमारे पास कितने हो गए 40 घंटे, यानी कि 40 घंटे ये ट्रेन चली है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 29 नवंबर से 30 नवंबर तक 24 घंटे, 1 तारीख तक यानी कि 1 दिसंबर तक 48 घंटे। लेकिन सुबह ही 11:45 पे पहुंच गई ये ट्रेन, शाम को 8 बजे नहीं पहुंची है, यानी कि 7:45 पर नहीं पहुंची, सुबह ही पहुंच गई है। तो ये जो समय है सुबह से शाम का, ये हमको माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन में टोटल 48 घंटे होते हैं और 8 घंटे पहले पहुंच गई है, तो मतलब 40 घंटे। अगर आपका ये 40 घंटे निकल आया तो आपका आंसर बड़ी आसानी से समझ में निकल आएगा। टोटल 40 घंटे ट्रेन चली है और टोटल दूरी कितनी है, देखिए डिस्टेंस अपॉन नीचे टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 2120 किलोमीटर, कितना है 2120 किलोमीटर अपॉन टोटल कितना चली है 40 किलोमीटर, सॉरी 40 घंटे। तो ये है आपका दूरी बट्टे समय, निकल के क्या आएगा आपकी चाल यानी कि स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, ट्रेन की औसत चाल निकालनी है। अब इसको आप डिवाइड करोगे 40 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 21 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, कितनी बचा 20, कितना बचा 1 और 12 बचा, तो 4 से फिर ये 3 बार। तो चाल कितनी हो गई 53 किलोमीटर पर घंटे पर आवर। तो ये आपका आंसर निकल आया, है ना। तो ये चाल समय दूरी का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इजी है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है। प्रश्न बहुत ही सरल है। अगर आपने टाइम निकाल लिया तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दीजिए, चाल आपकी यानी कि स्पीड आपकी निकल आएगी। तो इसका जो जवाब था वो था ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये अगर ये सवाल
दिसंबर 2019 में पूछा गया है, तो अब आपका जो आने वाला सीटेट है उसमें भी इस तरह का एक सवाल पूछा जाएगा। तो इस तरह के सवालों को आप थोड़ा सा करके जाइएगा। चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर को मैथ में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है। वेटलिफ्टर को हिंदी में कहते हैं भारोत्तोलक, है ना। अब यहां पर हिंदी में तो दिया नहीं है, यहां पर सीधा सीधा वेटलिफ्टर दे दिया है। तो ऐसा आप यहां पर ये मैं बताना चाह रहा हूं कि इंग्लिश से ऐसा भागा मत करिए, थोड़ा सा इंग्लिश को भी पढ़ा करिए, है ना, चीजों को इंग्लिश में क्या कहते हैं इसलिए। अब वेटलिफ्टर कौन है? सुनीता विलियम, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या फिर कर्दम मल्लेश्वरी। देखिए ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर कौन है? आंसर है आपका कर्दम मल्लेश्वरी। कर्दम मल्लेश्वरी के ऊपर एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं क्लास 3rd 4th 5th उसमें एक फैक्ट दिया गया है, और इसीलिए मैंने आपको कल एनसीईआरटी क्लास 3rd की ईवीएस पूरी समरी एक ही वीडियो में बता दी थी। अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो 4th क्लास की और नेक्स्ट 5th क्लास की आएगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि कर्दम मल्लेश्वरी कौन है? वेटलिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की। सबसे पहली भारत की महिलाएं हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल प्राप्त किया था। ओलंपिक ये हुए थे 2000 में, सन 2000 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें मेडल प्राप्त किया था। कौन सा मेडल था? ब्रॉन्ज, है ना। कौन सा था? ब्रॉन्ज। तो ये कुछ बातें हैं कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में, आप याद रखिएगा। सुनीता विलियम को हम कैसे जानते हैं? ये अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में गई थी। बछेंद्री पाल को ये पर्वतारोही हैं। तो इस तरह से सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? तो यानी कि इसमें से बताना है कि जड़ का समूह कौन सा है। तो देखिए चुकंदर, आलू, अदरक, है ना। गाजर, हल्दी, अदरक। देखो हल्दी जो होती है वो ऊपर लगती है, तो ये तो कट गया। शकरकंदी, मूली और हल्दी तो इसमें भी है, ये भी कट गया। अब देखिए चुकंदर, आलू, अदरक। अदरक जड़ नहीं है ना। अब इसमें देखिए गाजर, चुकंदर और मूली, ये सारे क्या हैं? ये जड़ हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गाजर, चुकंदर और मूली ये क्या है? जड़ों के उसमें आते हैं, समूह में, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जो एनसीईआरटी से फैक्ट पूछे जाते हैं आपके सीटेट परीक्षा में, क्लास 3rd 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी के जितने भी फैक्ट हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, एग्जाम से पहले पढ़ा दूंगा। उनको पढ़ के जाइएगा, बहुत सारे प्रश्न उसी में से आएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। ये कहां पर पाया जाता है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में या फिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तान में ये लगता है। वहां के जो निवासी होते हैं इसकी जो तने होते हैं, जड़ होती हैं, उनमें पाइप डालकर पानी निकालते हैं, है ना। तो इसकी जो जड़ हैं उनमें इसके तनों में पानी भरा रहता है ना, क्योंकि वहां पर रेगिस्तान है। और ये पेड़ अपने अंदर बहुत सारा पानी समाहित होते हैं, है ना, समाये हुए होते हैं। तो वहां के जो निवासी हैं वो इसकी जड़ों में पाइप डाल देते हैं और अपने पानी की आपूर्ति करते रहते हैं। ये है रेगिस्तानी ओक। इसकी हाइट पूछी जा सकती है। लगभग नॉर्मली एक जो आपके घर की दीवार है उसके बराबर इसकी हाइट होती है ना। चलिए ये हो गया आंसर आपका। अब देखिए ये सारे के सारे अभी तक आपको एनसीईआरटी के फैक्ट ही मिले हैं। एनसीईआरटी फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इस पौधे के बारे में हम पढ़ेंगे, नेपेंथिस। इसको शिकारी पौधा भी कहते हैं, इसको घटपर्णी पौधा भी कहते हैं, है ना। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को अब फंसाकर उसका शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये जो कथन आपके दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा कथन नेपेंथिस जो आपका शिकारी पौधा है उसके बारे में सही है, ये आपको बताना है। देखिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसमें केवल 2 कथन सही हैं। कौन कौन से? ए और बी। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसको याद कर लीजिए, भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार एक घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है। अब देखिए इसमें दिया यह केवल, तो मैंने आपको बताया था केवल यहां पर आ गया ना, केवल,
तो ये अपने आप में नेगेटिव होता है। छोटे कीड़े मकोड़ों को, थोड़े से बड़े कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खा लेता है, ऐसा तो नहीं है ये, है ना। यह खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, आवाज नहीं निकालता, ये सुगंध निकालता है ना, एकदम खुशबू निकालेगा और जो कीड़े मकोड़े हैं वो इसमें फंस जाते हैं। तो इसके बारे में दो ही कथन सही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है और घड़े जैसे आकार का ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में? तो दांडी यात्रा कहां पर की गई थी? गुजरात में। महात्मा गांधी कहां के थे? गुजरात के। तो बड़ा ही सिंपल सा है। सन कौन सा था? अच्छा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, सन मैं नहीं बता रहा, ये आपके लिए होमवर्क है कि नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो दांडी यात्रा है वो किस वर्ष में चलाई गई महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। एक प्रसिद्ध यात्रा थी दांडी यात्रा, किस वर्ष में इसको चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। उच्च ज्वार यानी कि तेज बुखार, इसमें कपकपी जिसका उपचार होता है सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है, तो यह क्या है? मियादी बुखार है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है या फिर डेंगू है? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। सिनकोना पेड़ की छाल से किस बुखार का इलाज किया जाता है? तो आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 2, मलेरिया, है ना। इसको आप याद रखिएगा। सिनकोना वृक्ष, है ना, जितने भी वृक्ष हैं, रेगिस्तानी ओक, जितने भी वृक्ष हैं उनके कुछ विशेषताएं भी होती हैं, तो वहां से ये प्रश्न लिया गया है और ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। अब देखिए, ये एक डायरेक्शन एंड सेंस यानी कि दिशा ज्ञान का, दिशा का जो परीक्षण होता है वो चैप्टर से एक प्रश्न आया है आपके ईवीएस में। ये प्रश्न है, इसमें आपको दिशा बतानी है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर है। डॉक्टर घर से अस्पताल जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है, तो डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है। अब देखिए, इस तरह के प्रश्नों में आपको पहले से डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम कैसे बनाएंगे? मान लीजिए ये है एक्स, ये मैं यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ कि ये है डॉक्टर का घर, जाना कहाँ पर है? वाई पर, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे चलना शुरू करते हैं हम। डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है। अब देखिए, ये मान लीजिए दिशाएं, तो ये कौन सा है? ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो ये कौन सी दिशा है? पूर्व। तो पूर्व की ओर जाता हूं मैं। मान लीजिए डॉक्टर कहां पर है? बीच में, बीच में मान के चलते हैं हम, है ना, जैसे बीच में। तो पूर्व की ओर जाता हूं मैं 600 मीटर। तो ये मैं यहां से यहां तक गया, ये मान लेता हूं मैं 600 मीटर है पूर्व की ओर। कौन सा स्थान है? ये ए, है ना, बोल रहा है ना, ए स्थान पर जाता है जो ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। हो गया यहां तक। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। अब यहां पर ए है, अब यहां से ए से देखेंगे हम दक्षिण किधर है। दक्षिण नीचे होता है ना, तो नीचे कितना दूर जा रहा है? 450 मीटर, है ना। हमने ज्यादा बड़ी लाइन थोड़ी सी खींच दी, आपको उतनी ही खींचनी है ना। 450 मीटर, ये कौन सा स्थान है? बी। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। तो बी के ठीक पश्चिम में जाते हैं हम, जो कितनी दूरी है? ये लीजिए, यहाँ पर 120 मीटर मान लेते हैं, 120 मीटर है। कौन सा स्थान है ये? सी। कौन सा स्थान है? सी, है ना। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी है। ये मान लीजिए सी है। अब यहाँ से उत्तर क्या है? ऊपर, ऊपर है ना, तो ये ऊपर मान लेते हैं। ये यहाँ पर इनका अस्पताल है वाई, जो कि कितना है? ये मान लेते डिस्टेंस 90, है ना। अब ये इनका अस्पताल है और ये इनका घर है ना। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? अस्पताल के सापेक्ष, अस्पताल कहां पर है? बाई पर। तो मान लीजिए ये अगर अस्पताल है तो ये एक लकीर खींच लेता हूं मैं, ये लो, ये इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब अस्पताल के सापेक्ष, अस्पताल के सापेक्ष ये है ना, ये इधर की ओर जा रहे हैं हम ना, इधर की ओर, ये इधर ही तो है इनका घर। तो ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये कौन सी दिशा है? तो ये है नॉर्थ वेस्ट। कौन सी है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम देख लेते हैं आंसर में है, तो ये रहा आपका उत्तर पश्चिम, है ना। यही है ना आंसर 68 का, उत्तर पश्चिम आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन के जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे करते हैं। और इस बार भी आएगा, आप समझ लीजिए। 2019 के जुलाई में भी पूछा गया था, ये दिसंबर में भी पूछा गया है, और आगे भी आपका सीटेट जो होगा उसमें भी पूछा जाएगा। तो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस को आप करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राज्यों के जो भी नृत्य होते हैं, फोक डांसेस हो चाहे फिर क्लासिकल डांसेस हो, है ना, लोक नृत्य जो भी होते हैं, उनको आप याद करके जाइएगा, है ना। एक जरूर पूछा जाएगा, चेराओ एक नृत्य है, ये कहाँ का है, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय। तो बिल्कुल मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है, मिजोरम का है ये। चेराओ नृत्य एक नृत्य है जो कहाँ पर है, मिजोरम में। मिजोरम का एक चेराओ के अलावा भी चेलम करके होता है, वो भी आप याद रखिए, चेराओ और चेलम, ये दोनों नृत्य कहाँ के हैं, मिजोरम के। झारखंड में याद रखना, झारखंड में झूमर करके एक डांस है, झूमर, घूमर मत समझ लेना, घूमर अलग है, झूमर अलग है ना। तो सारे राज्यों के जितने भी नृत्य हैं वो आप लोग याद करके जाएंगे, एक पक्का आपके पेपर में पूछा जाएगा। चलिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, ये प्रश्न भी हर बार आता है। जुलाई 2019 में भी आया था, दिसंबर 2019 में भी आया था, उससे पहले भी हर परीक्षा में आया है। तो राज्यों के जितने भी निकटवर्ती राज्य हैं, जिन राज्यों की सीमा दूसरे राज्यों से लगती है, पूरा मैप आप पढ़ के जाइएगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। और एक चीज और, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें से आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हैं। अपना स्कोर जरूर बताना, है ना, स्कोर बताना मत भूलना, स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। मैं आपको दिखा देता हूं, ये है इंडिया का मैप, ये है आपका तमिलनाडु, देखिए यहां पर तमिलनाडु है, ये है आपका तमिलनाडु, ये आप देख रहे हैं तमिलनाडु बॉर्डर है। तो कौन कौन से निकटवर्ती राज्य हैं, एक तो ये है आंध्र प्रदेश, एक ये है कर्नाटक और एक ये नीचे केरल है। तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इस तरह की सारे आप पूरे मैप को पढ़ के जाइएगा, है ना। आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है देखो बता देता हूं। आप लोग सारे के सारे जो दक्षिण के राज्य हैं इनको पढ़ के जाना, ज्यादातर पूछता है। और जो बीच वाले झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हैं इनको पढ़ के जाना, पूछ लेता है बांग्लादेश के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कौन कौन सी हैं। और ये जो आपके सेवन सिस्टर वाले राज्य हैं इनकी स्थिति देख कर जाना, है ना। और आप हो सके तो फिर ये राज्यों की भी देख कर जाना, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट है ना। सबका देख के जाना कि मध्य प्रदेश के इधर राजस्थान भी लगता है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग देख के जरूर जाना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें ऑप्शन कौन सा ढूंढना है, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव ढूंढना है। चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। अगला है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संरचना और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों को संलग्न करना। अगला है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। आपको नेगेटिव ढूंढना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर 4। ये संकल्पना में, एनसीएफ 2005 की संकल्पना में नहीं है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल नहीं हो सकता। जहां पर भी आपको सटीक की बात आ जाए कि कोई भी चीज सटीक नहीं होती है ना। ना ही बच्चे की बुद्धि को सटीक तरह से मापा जा सकता है, ना ही किसी कौशल का विकास सटीक तरह से किया जा सकता है, ना ही किसी विधि को सटीक तरह से लागू किया जा सकता है। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसको याद रखिएगा। बाकी सारे पॉजिटिव हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को आपको बताना है। देखिए
इसमें बोला गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है 3 से लेकर 5, यानी कि बात किसकी हो रही है, प्राइमरी, प्राथमिक की बात हो रही है ना, प्राइमरी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी किसका है, पेपर 1 है ना, प्राइमरी लेवल के लिए है। तो एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, कौन सा विषय क्षेत्र है जो इन प्राइमरी स्तर पर कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को इसमें संलग्न करता है, संकलित करता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा भी है, सामाजिक अध्ययन भी है, विज्ञान भी है, और इन सब की अवधारणा और इन सब के मुद्दे भी इसमें आते हैं, है ना। और एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, वो इस पर काम करे नहीं करे, लेकिन एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। पेडागोजिकल क्वेश्चन करते समय हमेशा ये याद रखना कि जो ऑप्शन अपने अंदर बाकी अन्य ऑप्शन को ले लेता है, या फिर एक से ज्यादा 2 या 3 टॉपिक को अपने अंदर ले लेता है, वही आंसर होता है ना। ये चीज आप हमेशा याद रखना। टैग वर्ड्स आप देखना, मैंने उसमें बखूबी बताया है ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, यानी कि हमें पॉजिटिव चीज ढूंढनी है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। पर्यावरण विषय कक्षा 1 और 2 में पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। एनसीएफ कहता ही नहीं है कि एक कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण विषय हो, है ना। जो गणित है जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसकी संकल्पनाओं में पढ़ाया जाता है वो, है ना। 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, तो ये सही है ना, ये बिल्कुल सही वो है ना, क्योंकि भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण पढ़ाया जाता है। पर्यावरण की अलग से कोई पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 और 2 में नहीं है। अगला देख लेते हैं। 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि वहां पर पर्यावरण का विषय अलग से होता है। भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण केवल कक्षा 1 और कक्षा 2 में पढ़ाया जाता है। आगे देख लेते हैं। कक्षा 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान होती नहीं है कक्षा 1 और 2 में, और विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता। आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 बचा है हमारा, वही आंसर है। कक्षा 1 और 2 के लिए कोई भी पर्यावरण विषय नहीं है। बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ें, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ें, क्रियाकलाप करवाएं, उसी के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण पढ़ाओ, और भाषा और जो गणित आप पढ़ा रहे हो उसी के माध्यम से आप पर्यावरण को पढ़ाओ बच्चों को। तो ये संकल्पना है एनसीएफ 2005 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। याद करना क्या है अपने आप में, नेगेटिव है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। सूचनाओं के द्वारा पर्यावरण अध्ययन सीखा जाता है, गलत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये सही है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, बाल केंद्रित, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की जो 6 थीम है, उन थीमों के बारे में आपसे हर बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। तो आपको बताना है कि जो 6 थीम है उसकी एक उप थीम है, यानी कि उप प्रकरण है, उस उप प्रकरण का नाम बताना है आपको। देखिए, पर्यावरण एवं मित्र, भोजन, जानवर और हम चीजें कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने आपको देखिए नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये आपको एनसीईआरटी की जो ईवीएस की समरी में करवा रहा हूं, वहां पर भी मैंने आपको बता दिया है। 6 थीम है। टोटल कितनी थीम है, 6 थीमों में बांटा गया है इस विषय को। पहली थीम है पर्यावरण एवं मित्र, जिसकी 4 उप थीम है। कितनी है उप थीम इसकी, 4। कौन कौन सी है, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। तो ये जो जानवर है, ऑप्शन नंबर देखिए 3rd, ऑप्शन नंबर देखिए 3rd। ये जो जानवर है ये उप थीम है। क्या है, उप थीम है। किसकी उप थीम है, पर्यावरण, परिवार एवं मित्र की। किसकी है, परिवार एवं मित्र की 4 उप थीम है। आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। बाकी जो भोजन है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये मेन थीम में आता है। किस में आता है, मेन थीम में। दूसरी थीम है, देखिए इसमें देखिए भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन को टोटल 6 थीमों में बांटा गया है। और
हम अपनी सीटेट परीक्षा के लिए भी और अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए भी इन थीमों पर ही डिपेंड होकर सारा अपना पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, 6 थीम है। पहली थीम की 4 उप थीम है, 4 उप थीमों का आप याद कर ले, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि, एक ऐसी गतिविधि देखनी है जो पर्यावरण शिक्षक के लिए वांछनीय है, यानी कि पॉजिटिव देखना है क्या है उसके लिए। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा। देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 1। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। कक्षा में बहुत सारे सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं, सभी को संबोधित करना क्या है? पॉजिटिव है। तो और सब बाकी सारे नेगेटिव हैं। देखिए लास्ट वाला देखिए, केवल आ गया, पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, तो ये तो गलत है। पाठ्य पुस्तकों पर केवल डिपेंड हम नहीं रह सकते, इसलिए केवल वाला गलत है। 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। रेखीय आयोजन से क्या मतलब है? 6 प्रकरणों को हम पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना, उसको समझाते हैं। रेखीय आयोजन से काम नहीं चलेगा, ये भी गलत है। सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, यानी कि उनकी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो बच्चों को दे दिया है, तो ये भी नेगेटिव है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो भी वीडियो देख रहा है अगर उसकी क्वालिटी ना थोड़ी सी क्वेश्चन नहीं दिखती है, तो जो 3 डॉट होते हैं ना यहाँ पर जैसे कॉर्नर में, तो ये जो 3 डॉट होते हैं इस पर क्लिक करके क्वालिटी देख लो, वीडियो की क्वालिटी उसको कर लो 480 पिक्सल पे या 360 पिक्सल पर भी आपको ठीक ठीक से दिखेगी, है ना। तो इसको करके रखिए। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों द्वारा जो ज्ञान की रचना की जाती है उसमें महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। इसमें से चारों में से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण अध्ययन के संबंध में चारों में से कौन सा कथन सही है? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा 77 वाले का। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 1। ए, बी और सी 3 ऑप्शन सही हैं। बच्चों का सक्रिय रूप से भाग लेना, तो सक्रिय रूप से शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल पॉजिटिव है। समुदाय के सदस्य भी इसमें महत्वपूर्ण है, समुदाय के सदस्यों से ही तो ज्ञान प्राप्त करता है, पाठ्य पुस्तकों से भी तो ज्ञान प्राप्त करता है ना। तो ये है मतलब जॉन डूवी की जो त्रिध्रुवीय मुखी जो प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों चीजें शामिल है, वहां से प्रेरित है ये, है ना। 77 वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन सिखाने में बच्चों को कैसे क्या जोड़ा जा सकता है? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर। वृत्तांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। आपको बताना है कौन से पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है, केवल 1 और 2। प्रभावशाली तरीके से बच्चों को अगर जोड़ना है पाठ्यक्रम से तो क्या बताएंगे? कहानियां, यात्रा, वृत्तांत, है ना। इन्हीं से तो इंटरेस्ट आता है। अब देखिए व्याख्या करना अपने आप में नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। ये चीज आप याद रखना। अगर आपने टैग वर्ड्स वाली वीडियो ईवीएस की नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, ईवीएस की यानी कि बाल विकास की, मैथ्स की, इन सभी की टैग वर्ड्स मैंने बताए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स। उन सभी को आप देखिए, बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। आप उन टैग वर्ड्स की मदद से ही प्रश्न को जो पेपर है उसको करके आएंगे। 90 नंबर आपके उसी से आ जाएंगे, है ना। व्याख्या करना अपने आप में नेगेटिव है, प्रदर्शन और इसमें भी व्याख्या दी गई है, इसलिए ये भी नेगेटिव है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 2। वृत्तांत और कहानियां ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को जानवरों का अवलोकन करने के लिए कहा जा रहा है और उनका चित्र बनाने को कहा जा रहा है, तो इससे उनको प्रेरित किया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है?
बच्चों में सृजनात्मकता का विकास किया जा रहा है, बच्चों में अवलोकन और रचनात्मक कौशलों का विकास किया जा रहा है, बच्चों में सौंदर्यपूर्ण संवेदना का विकास करना, ये इंपॉर्टेंट है। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा कथन सही है, ए बी सी में से कौन सा कथन सही है। आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसमें से तीनों कथन सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, ए बी और सी। जानवरों का बच्चे अवलोकन करेंगे, उनका चित्र बनाएंगे, उनको प्रेरित कर रहे हैं, तो इससे सृजनात्मकता का विकास होगा, क्रिएटिविटी आएगी। अवलोकन कौशल का विकास होगा, जब चीजों का अवलोकन कर रहे हैं तो अवलोकन कौशल का विकास होगा कि नहीं होगा। रचना कौशल का भी विकास होगा, सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास होगा, है ना, जो अपनी संवेदनाएं हैं वो व्यक्त करेंगे बच्चे जानवरों का अवलोकन करते समय, उसका भी विकास होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों कथन सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है ना। तो क्यों 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 दिया जाता है? कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहगामी सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, या फिर समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। बताइए कौन कौन से कथन सही हैं। अब देखिए ऑप्शन से आपको पता लग गया होगा कि कोई दो कथन सही हैं, दो कथन सही हैं और दो कथन कैसे हैं? गलत हैं। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन से दो कथन सही हैं। देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है, केवल बी और सी। अब देखिए बी और सी देखने से पहले मैं आपको डी बता देता हूं। देखिए इस पे है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, यानी कि सिलेबस को समय पर पूरा कर देना कोई अच्छी बात नहीं है, गलत है, नेगेटिव है। सी वाला देखिए समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, तो बिल्कुल करेगा कि नहीं करेगा। बच्चे समूह में काम करेंगे तो उनका सामाजिक विकास होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, ये सही है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है ना। ये दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट है, आंसर हो जाएगा 80 वाले का ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पर्यावरण अध्ययन को जो सीखा जाता है उसका सबसे प्रभावशाली साधन क्या है? ये भी कथन दिए हैं, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या फिर कक्षा। देखिए इसमें होता है क्या, कई बार आपको लगता है कि सारे ही सही हैं, कई बार आपको लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं, लेकिन आपको जो आगे बढ़ना है वो ऑप्शन की सहायता से बढ़ना है ना, ऑप्शन की सहायता से ही देखना है आपको। 81 वाले का आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए बी और सी। पर्यावरण अध्ययन को सबसे सीखने का जो संसाधन है वो परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार में ही तो सीखता है बच्चा, समुदाय में सीखता है, समाचार जो पत्र होते हैं वहां से पर्यावरण के बारे में जानता है, तो वो भी संसाधन है। कक्षा में नहीं जानता है ना, कक्षा को कभी भी पर्यावरण को सीखने का उत्तम साधन नहीं माना जाता, ये चीज आप याद रखेंगे। एक बार को बच्चा घर से सीख लेगा, बाहर से सीख लेगा, लेकिन कक्षा से कुछ भी नहीं सीखता है, एक टीचर से कुछ भी नहीं सीखता है ना, तो ये बेसिकली माना जाता है। 80 वाले का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? पर्यावरण अध्ययन में कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जाता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात, या फिर ज्ञात से अज्ञात? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा 82 वाले का। देखिए एक एक करके एलिमिनेट करते हैं इनको, है ना, एक एक करके हटाते हैं। देखिए पहला देखिए वैश्विक से स्थानीय, यानी कि बच्चे को पहले वैश्विक स्तर पर चीजों को बारे में बताया जाए, उसके आसपास जो चीजें हैं उनको बाद में बताया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में ऐसा होता है? तो नहीं होता, आसपास की चीजें पहले बताई जाती हैं, वैश्विक स्तर पर नहीं पहुंचना होता। अमूर्त से मूर्त, पहले उन चीजों के बारे में बता दो बच्चे को जो जानते ही नहीं है, उन्होंने देखी नहीं है वो, तो ये भी गलत है। पहले उन चीजों के बारे में बताते हैं जो बच्चों ने देखी हैं। अज्ञात से ज्ञात, वही बात हो गई, पहले उन चीजों के बारे में बता दो जो उनको पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है ना, तो पहले जो नॉलेज है उसको बताते हैं, फिर अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। इसमें होगा ज्ञात से अज्ञात, पहले उन चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है जो चीजें बच्चे को ज्ञात होती हैं, फिर उनसे अज्ञात चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है ना। तो 82 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? सीखने का जो रचनात्मक आकलन का साधन होता है, रचनात्मक यानी कि सृजनात्मक रूप से सीखना, कौन सा नहीं है, यानी कि नेगेटिव हमें ढूंढना है। नेगेटिव ढूंढिए। पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। देखिए जो पोर्टफोलियो होती है तो अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है ये, है ना। पोर्टफोलियो में बच्चे का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है साल भर का, कितना पढ़ा, कितना सीखा, क्या उसकी रुचि है, क्या अभिरुचि है, क्या चीज़ उसको पसंद है, क्या चीज़ को उसको पसंद नहीं है। तो पोर्टफोलियो से बेसिकली मूल्यांकन किया जाता है, बच्चे का आकलन किया जाता है। तो आंसर में मतलब ये तो है, ये तो साधन है, तो ये तो कट गया। क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग जो स्केल होता है, तो ये भी साधन है। वर्णन अभिलेख, अभिलेख मतलब बच्चों के कुछ रिकॉर्ड होते हैं, तो बच्चों के जो रिकॉर्ड होते हैं, वर्णन अभिलेख होते हैं, वो भी आकलन होता है बच्चे का मूल्यांकन करने का। लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो लास्ट में जो बच्चा अंक लाता है अपना, जो उसका उपलब्धि है वार्षिक का उपलब्धि परीक्षण, उससे कोई मतलब नहीं होता है आकलन का, रचनात्मक आकलन, है ना। रचनात्मक आकलन केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जिसमें सृजनात्मकता होती है। मैंने आपको आकलन जो बेसिकली एक चीज बता देता हूं आपको, जो आकलन है उसी को मूल्यांकन कहते हैं। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन आपको यहाँ पर मूल्यांकन आकलन एक ही समझना है। आपके बाल विकास हो चाहे ईवीएस हो, जो सीटेट परीक्षा में मूल्यांकन को ही आकलन बोल दिया जाता है, आकलन को ही मूल्यांकन बोल दिया जाता है ना। तो मूल्यांकन वाला चैप्टर आप जरूर पढ़ना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो आपकी बाल विकास की प्लेलिस्ट है सीटेट वाली, वहां पर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन को दूर करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ में अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा इस पर चर्चा करना। आकलन के संकेतकों का उपयोग करना। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में 84 वाले का आंसर क्या होगा, यानी कि कौन सी चीज में हम बच्चों के आकलन को, कौन सी चीज को हमें दूर करना चाहिए, यानी कि बच्चों का आकलन करते समय कौन सी चीज को हमें नहीं रखना चाहिए, ये बोला गया है। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। क्या है ऑप्शन? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। बच्चे ने जो भी उत्तर दिया है उसको आप आंक नहीं सकते कि ये उत्तर गलत है या फिर सही है। बच्चे का उत्तर हमेशा क्या होता है? सही होता है। अपने अनुसार उसने बच्चे ने उत्तर दिया है, उसको गलत या सही बताना ये अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव है। इसलिए हमें नेगेटिव ही ढूंढना है बच्चों का आकलन करते समय। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है कि उसका उत्तर सही है या फिर गलत है, ये चीज बिल्कुल नहीं देखनी है। 84 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लास्ट प्रश्न पर हम पहुंचने वाले हैं। 4-5-6 प्रश्न और बचे हैं आपके। कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। तो ये एक सिचुएशन है। इससे अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती है, ये पॉजिटिव है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, ये भी पॉजिटिव है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, ये भी पॉजिटिव है। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने के लिए प्रेरित करती है। बताएंगे 85 वाले का आंसर क्या होगा। देखिए ये यहां पर वही ट्रिक लगेगी, पॉजिटिव ही ढूंढना है आपको, पॉजिटिव ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढना ही नहीं है। और 4 वाला जो है वो नेगेटिव है, तो ये तो ऐसे ही कट गया हमारा, ये कट गया ना। और एक चीज देखिए, सारी चीजें जो तीनों पॉइंट है वो लगभग सेम ही है, सेम बात की गई है, लेकिन तीसरे वाले पॉइंट में कुछ बातें ज्यादा बोली गई हैं। क्रियाकलाप का अवलोकन करना बोला गया है, अनुभवों को साझा करना बोला गया है और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना बोला गया है। तो तीनों चीजें एक ही ऑप्शन में है। और मैंने आपको बताया है कि जो ऑप्शन अपने अंदर बाकी अन्य ऑप्शन को ले लेता है वही आंसर होता है सीटेट परीक्षा में, ये बात आप याद रखना, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली, इनमें से कौन सा भिन्न है? मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ, इनमें से कौन सा अलग है? तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, सारे जलचर हैं, जीव हैं जो पानी में रहते हैं। मछली, घड़ियाल और कछुआ पानी के रहने वाले हैं। कौवा
पक्षी है जो आकाश में उड़ता है। 86 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, आप इसको भी समझ लीजिए। ये प्रश्न आपका फिर परीक्षा में आएगा। ये सीटेट, ये बेसिकली जो एनसीईआरटी की क्लास 3 की पुस्तक है उसमें दिया गया है। मैंने आपको कल वीडियो बताई थी ना, इसकी कल वीडियो डाली थी ना मैंने, कल वाली वीडियो को जरूर देखना आप, है ना। मैंने उसमें ये बताया है कि हांगकांग में क्या खाते हैं लोग, केरल में, कश्मीर में, गोवा में, सारी चीजें मैंने बताई हैं, है ना। ये उसमें इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। हांगकांग किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, सरसों के तेल में बली मछली, नारियल के तेल में समुद्र की मछली, छोले भटूरे, पका हुआ सांप। मैं आपको बता दें कि हांगकांग में सांप खाया जाता है, हांगकांग शहर में सांप खाया जाता है। और कल ही मैंने आपको बताया था इसका नाम क्या था, उसका डिश का, लिंग हु फैन नाम था ना, आपको याद है कि नहीं याद है? कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, जो सांप खाया जाता है वहां पर जो रेस्टोरेंट वगैरह में मिलता है, उसको डिश को क्या कहते हैं, लिंग हु फैन। केरल की बात करें तो नारियल के, सॉरी, केरल की अगर बात करें तो यहां पर टेपियोका, एक डिश का नाम है टेपियोका। देखिए पहले ही ऑप्शन में है उबला हुआ टेपियोका, ये खाया जाता है। कश्मीर की बात करें, सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है, क्योंकि गोवा में वो क्या है, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है, क्योंकि वहां पर समुद्र है। तो देख लीजिए जिस ऑप्शन में ये मिल रहे हैं वही आंसर हो जाएगा। 87 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। पहले का 5वां, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन पीछे करती है? तो ये तो आपको पता है ना, ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। झटके से पीछे करने वाला जो पक्षी है वो मैना है। पूरी गर्दन को पीछे करने वाला पक्षी उल्लू है। कौवा की विशेषता मैं आपको बताता हूं, एक कलचड़ी वो होता है, कलचड़ी। तो एनसीईआरटी की ईवीएस की पुस्तक कक्षा 4 में कलचड़ी और कोए के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया था, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी हमने 3rd क्लास की एनसीईआरटी की ईवीएस पढ़ ली है। 4th क्लास की वीडियो में बी में जल्दी डालने वाला हूं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 88 वाले का 4 आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिसकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, है ना, उसमें रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। ये चीज भी मैंने क्लास 3rd की एनसीईआरटी की ईवीएस में बताई है आपको कल ही। वो वीडियो मैंने इसीलिए डाली थी क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी के सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में जो घर है वो बांसों के खम्भों पर बने रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या है, बर्फ पड़ती है, जहां पर बर्फ पड़ती है वहां पर पत्थर के बने होते हैं घर, पत्थरों के बने रहते हैं ना, याद रखेंगे। जो बांस के घर की बात की गई है वो बने होते हैं जहां पर ज्यादा बारिश होती है, वो असम में है। कल ही तो हमने पढ़ा है असम में, है ना, कल मैंने आपको बताया था ना, असम में बांस के घर होते हैं 10 से 12 फुट ऊंचे। तो ये तो गलत हो गया, केवल एक सही है। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे दी गई मंजिल की जरूरत सामान और जानवरों को रखते हैं, यानी कि लेह यानी कि वही जम्मू कश्मीर की तरफ जो 2 मंजिल के घर होते हैं। तो ये भी लगभग बात सही है। तो देख लेते हैं ए और सी किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। ए और सी कथन सही है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश मनाली में पत्थर के घर होते हैं, जो यहां पर बांसों के घर की बात की गई है वो असम में होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथियों से हर बार एक प्रश्न आता है। हाथियों की सारी विशेषताओं को दोस्तों आप पढ़ के जाइएगा, मैं आपको क्लास 4th में ये बताने वाला हूं, है ना। हाथियों के बारे में कथन दिए गए हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से ज्यादा अधिक पत्तियां झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इनसे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हथनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सही फैसले लेती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। देखिए इसमें से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए, सी और डी। सी, डी, ए 3 कथन सही है। पहला सही है, 2 से 4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही है। सी वाला इसलिए सही है क्योंकि वो पानी में खेलते हैं। डी वाला भी सही है, जो बुजुर्ग हथनी होती है वो फैसले ले लेती है, और जो हाथी होता है वो तो बड़ा होने पर उसको झुंड को छोड़ देता है ना। झुंड में केवल हथनी और उसके छोटे बच्चे होते हैं। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। दूसरा ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 200 किलो से ज्यादा नहीं है, वो शायद आप पढ़ोगे ना तो वहां पर है 100 किलो से ज्यादा। 100 किलो से ज्यादा भी पत्ते झाड़ियां खाता है वो, है ना, 200 किलो से ज्यादा नहीं।
सारी विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। क्लास 3 में जितनी विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बता दी। क्लास 4 की एनसीईआरटी की ईवीएस की पुस्तकों में जितनी भी विशेषताएं होंगी, सारी विशेषताओं को एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो दोस्तों, ये है आपका 8 दिसंबर 2019 को ईवीएस का प्रश्न पेपर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, तभी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।